हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मार्केट का पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। पहला टॉपिक है वो हमारा क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? इट इज एन ओपिनियन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिगार्डिंग एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन एंटिटी और ए फर्म टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। यानी कि उसको यदि कोई डेब्ट है उस पे तो वो उसका पे कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो ये इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ये ओपिनियन होता है। इसमें रेटिंग वॉच एंड रेटिंग आउटलुक दो चीजें होती है, रेटिंग वॉच एंड रेटिंग आउटलुक। तो रेटिंग वॉच क्या होता है? इट इज एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ रेटिंग इन शॉर्ट टर्म, यानी कि जो रेटिंग है कंपनी की वो शॉर्ट टर्म में किधर जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें इसको तीन क्लासिफाई करती है जनरली कंपनीज। रेटिंग वॉच विद पॉजिटिव इंप्लीकेशन, इसका मतलब ये है कि वो उसकी रेटिंग ऊपर जाएगी। रेटिंग वॉच विद नेगेटिव इंप्लीकेशन, इसका मतलब उसकी जो रेटिंग है वो नीचे जाएगी फ्यूचर में। एंड तीसरा है वो रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इंप्लीकेशन, यानी कि उनको पता नहीं है किधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। शेयर की वैल्यू अप भी जा सकती है कंपनी की, शेयर की वैल्यू डाउन भी जा सकती है। तो वो उसमें रेटिंग वॉच से डिसाइड करते हैं। तो रेटिंग वॉच क्या हो गया? शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म इसका प्रेडिक्शन हो गया। रेटिंग आउटलुक क्या होता है? इट इज व्यू ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का व्यू होता है इन नियर टू मीडियम टर्म में। मीडियम टर्म में किधर उसकी रेटिंग ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है और स्टेबल भी रह सकती है मीडियम टर्म में। तो ये इसको तीन क्लासिफिकेशन किया जाता है रेटिंग आउटलुक। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वो सेबी इसको डिसाइड करता है, मतलब सेबी के प्रीव्यू में आती है क्रेडिट रेटिंग। देन तो इसमें जो हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग होती है वो ए होती है, ट्रिपल ए वाली हाईएस्ट होती है। देन ये सबसे ज्यादा सेफ्टी मानी गई है। उसके बाद में ए आती है, देन ए आती है, फिर ट्रिपल बी है, फिर डबल बी, फिर बी, सी, फिर डी। टी माना जाता है कि वो कंपनी है। डी किसी की क्रेडिट रेटिंग है तो वो डिफॉल्ट वाली मानी जाती है, डिफॉल्ट होने वाली है वो कंपनी। एंड बी कैपिटल डबल बी के बाद वाली है वो सारी क्या है, उसमें नेगेटिव रिस्क, हाई रिस्क वाली ज्यादा हो जाती है, मॉडरेट रिस्क टू हाई रिस्क वाली। देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट रेटिंग? किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? कितना इनकम कर रही है, इनकम अर्न कर रही है कंपनी। दूसरा, उस पर कितना डेब्ट है कंपनी पे। तीसरा क्या है, पेमेंट हिस्ट्री है, यानी कि वो कंपनी डिफॉल्ट तो या हुई है नहीं डन पास्ट में। देन टाइप ऑफ डेब्ट, किस तरह का डेब्ट है, शॉर्ट टर्म डेब्ट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है, वो सब बातें इसमें डिसाइड करती है। कौन कौन से फैक्टर हो गए? करंट इनकम, पेमेंट हिस्ट्री, टाइप ऑफ डेब्ट, मार्केट आउटलुक। ये फैक्टर है जो क्रेडिट रेटिंग डिसाइड करते हैं जनरली। ठीक है, एंड जो तीन बड़ी बड़ी है वो कौन कौन सी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज? मूडी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है। ये 85% मार्केट को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इंडिया बहुत इनको क्रिटिसाइज करता है, इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा चलता रहता है। ठीक है, देन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये कि इसके लिए अभी सेबी ने एक फ्रेमवर्क निकाला है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का फ्रेमवर्क सेबी ने निकाला है। एंड इसमें क्या है, जो सोशल एंटरप्राइजेज होती है जैसे कि एनजीओ वगैरह है, उनके क्या है स्टॉक्स यहाँ पे बेचे जाएंगे। इसमें शेयर्स है वो उस पे बेचे जा सकते हैं। दान इसमें दो तरह की कंपनी इस पे रजिस्टर कर सकती है। कौन कौन सी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओ हो गए, ठीक है। एंड दूसरा है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों नॉन प्रॉफिट भी कर सकती हैं, फॉर प्रॉफिट वाले भी कर सकते हैं। नॉन प्रॉफिट जब इसमें करेगी तो इससे क्या है, पैसे उठाने होते हैं, यहाँ से इन्वेस्ट कर सकती हैं, जैसे स्टॉक मार्केट होते हैं वहां से पैसे उठा सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी कंपनी इनके द्वारा शेयर इशू करके उसको पैसे इशू ले सकती है। देन यहाँ पे इसको जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए चैरिटेबल एंटिटी। कम से कम इसको चैरिटेबल एंटिटी के साथ की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा। कम से कम 12 मंथ के लिए इसके पास चैरिटेबल एंटिटी का लाइसेंस होना चाहिए। और इसकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फंड रेज करना है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 साल होनी चाहिए। कम से कम कितनी? 3 साल होनी चाहिए। और यदि एक बार इसने पैसे ले लिए, यानी कि जो आईपीओ वगैरह से इसने करा लिया, देन उसके बाद में इसको 90 दिन के बाद में इसमें एक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी करनी पड़ती है, इसको रिलीज करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन एक इसी से रिलेटेड क्या चीज है, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये यहां से पेमेंट उठाती है। तो जीरो कूपन, जीरो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये डोनेशन होता है, उसी को जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो डोनेशन, तो यानी हम कब किसी को डोनेशन देते हैं तो उसमें क्या है, तो वो उसमें हम इंटरेस्ट तो नहीं मांगते हैं, न तो हम उससे इंटरेस्ट मांगते हैं, न ही उसको वापस मांगते हैं। ठीक है, तो जीरो कूपन मतलब हम उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और जीरो प्रिंसिपल यानी कि उसको रिटर्न नहीं करना पड़ता है। इसमें एक 10 ईयर होता है, एक पर्टिकुलर 10 ईयर के लिए ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड होते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो डोनेशन को रेज करने के लिए इससे यूज किए जाएंगे। जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज है वो उसको इशू कर सकती हैं, जीरो प्रॉफिट जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, तो ये चैरिटी के लिए यूज किए जाते हैं।
एंड एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो इशू करना चाहता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को, उसको क्या है अपना विजन और मिशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोवर्जन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। तो सोवर्जन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड इसमें क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि 16,000 करोड़ रुपए सोवर्जन ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। तो सोवर्जन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड जो ग्रीन एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाएंगे। तो बॉन्ड क्या होता है? एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऐसे बॉन्ड जो ग्रीन एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाएंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाएंगे। एंड ये सिंस सोवर्जन है, यानी कि इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड होते हैं। तो सोवर्जन का मतलब ये है। देन इससे जो भी फंड आएगा सोवर्जन ग्रीन फंड से, सोवर्जन ग्रीन बॉन्ड को इशू करने के बाद जो फंड आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होता है। एंड इसको ग्रीन फाइनेंशियल वर्किंग कमेटी होती है, वो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट की, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सोवर्जन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क इज लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाला है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। देन 2008 में वर्ल्ड बैंक बन गया था फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो कि ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च करने वाला। पहला इंस्टीट्यूशन कौन सा था? वर्ल्ड बैंक था। 2007 में 2007 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने रिलीज किया था क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड। फर्स्ट क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड किसके द्वारा रिलीज किया गया था? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट के द्वारा, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। उसके बाद में 2008 में वर्ल्ड बैंक ने पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया था। इंडिया में यस बैंक ने पहला ये ग्रीन बॉन्ड इशू किया था। देन अगला है जो म्युनिसिपैलिटी है, जो इंडिया में कौन सी म्युनिसिपैलिटी बन गई है जो इसने ग्रीन बॉन्ड इशू किया है? तो वो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। वो पहली ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गई है जिसने ग्रीन बॉन्ड इशू किए हैं। तो इसमें ग्रीन बॉन्ड में कौन कौन से प्रोजेक्ट एक्सक्लूडेड हैं? इससे कौन कौन से प्रोजेक्ट से ग्रीन बॉन्ड इशू नहीं इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता ग्रीन बॉन्ड्स के द्वारा? तो एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल है, वो भी CO2 इमिशन करते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। न्यूक्लियर फ्यूल, डायरेक्ट वेस्ट इंसनरेशन, इसमें जला दिया जाता है चीजों को, वेस्ट को, देन वो भी इसमें नहीं आता है। एल्कोहल, वेपन, टबाकू, पाम ऑयल, लैंडफिल और हाइड्रो पावर मोर देन 25 मेगावाट की जिसकी कैपेसिटी है, वो इसमें सोवर्जन ग्रीन बॉन्ड के फ्रेमवर्क में से बाहर आएंगे। उसके द्वारा इसमें पैसे लगाए नहीं जा सकते। एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट फॉसिल, न्यूक्लियर, डायरेक्ट वेस्ट इंसनरेशन, एल्कोहल, वेपन, टोबैको, पाम ऑयल, लैंडफिल, हाइड्रो पावर विद मोर देन 25 मेगावाट वाला है वो। स्मॉल हाइड्रो इसके में आएगा, ये बड़ा हाइड्रो होता है तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके कई टाइप होते हैं। फिक्स रेट यानी कि जिसपे फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। देन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग वाला पे होता है जिसका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, जिसका वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होता है। जीरो इंटरेस्ट है जिसपे कोई जीरो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वाला होता है, उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड होता है। वो क्या होता है? उसको CPI या WPI के साथ इंडेक्स कर दिया जाता है, तो फिर वो ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट के हिसाब से। ब्लू बॉन्ड वाले हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं किसमें? ब्लू एक्टिविटीज से, जैसे कि ओशन वाला है, ठीक है, तो मरीन फिशरीज वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट इज मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड क्या होता है? तो ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं। जो इंडियन कंपनी है, जो इंडियन कंपनी वो फॉरेन मार्केट में इशू करती है, जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे इशू किया जा सकता है इनको, और वहां से ये पैसे उठा लेते हैं। पैसे इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, तो वहां के इन्वेस्टर्स है, जैसे कि यूके का इन्वेस्टर है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके द्वारा मसाला बॉन्ड के द्वारा रिस्क इशू कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें जो एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो किस पे लाई करता है? इन्वेस्टर पे लाई करता है। एंड ये इसकी खास बात है कि इसमें एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो इन्वेस्टर पे लाई करता है, न कि इश्यूअर पे। यानी कि इंडियन कंपनी पे लाई नहीं करेगा, वो फॉरेन जो इन्वेस्टर है उस पे लाई करेगा, ठीक है। एंड इसमें एक्सचेंज रेट वेरिएबिलिटी ऊपर होता रहता है, डेप्रिसिएशन वगैरह रुपीज, उसमें सारा जो रिस्क है वो उसी पे लाई करेगा। देन मनी फ्रॉम दी, जो मनी रेज किया जाएगा मसाला बॉन्ड में, वो किसमें होगा? रुपीज में होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेबी। सेबी क्या है? तो सेबी को एस्टेब्लिश किया था 1988 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। एंड सेबी का एक्ट आता है 4 साल बाद 1992 में इसका एक्ट आता है, ठीक है। तो 2015 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को सेबी में मर्ज कर दिया गया था। देन कैपिटल मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट को दोनों को ही रेगुलेट करता है सेबी। दोनों को, कैपिटल एज वेल एज कमोडिटी मार्केट दोनों को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कौन से? रेगुलेट करता है, एक तो ये जो मार्केट को रेगुलेट करता है, देन प्रोटेक्ट करता है, देन इसका तीसरा है डेवलपमेंटल, जो मार्केट को, शेयर मार्केट को या फिर जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको डेवलप करने में इसका हेल्प होता है, इसका रोल होता है। तो 3 कौन से रेगुलेट करता है, देन प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को, देन डेवलपमेंटल फंक्शन है इसका। इसलिए क्या है? सेबी क्या है? एक क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव एज वेल एज क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो सेबी क्या है? एक क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव एंड क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो सेबी किसके अंडर काम करती है? कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है सेबी।
तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर है। एंड सेबी ने एक स्कोर्स पोर्टल लॉन्च किया है, स्कोर्स पोर्टल। तो ये किससे रिलेटेड है? ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कोई पोर्टल है सेबी का। स्कोर्स पोर्टल इज ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल ऑफ सेबी। इसमें क्या है, कोई भी ग्रीवेंस होता है उसको लिए मैंडेटरी इसमें फाइल करना होगा। तो इट इज मैंडेटरी टू फाइल सेबी से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंसेस है, फाइनेंस मार्केट है, तो वो इसी में जाएगा, स्कोर्स पोर्टल में। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी बनाई गई है एक, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ठीक है। तो ये अथॉरिटी बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर में आती है। ये 2016 में बनाया गया था। इसका काम क्या है? ये देखती है, ये ओवरसी करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, जो इन्वेस्टर को एजुकेशन करता है, उनके अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है, और उनको प्रोटेक्शन के लिए भी एक फंड है। तो ये जो रिफंड का भी ये इशू को देखती है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आती है। ये इस फंड को मैनेज करती है एंड लोगों को अवेयर करने का भी काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पैसिव फंड। पैसिव फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि आलसी फंड होते हैं, हम कह सकते हैं आलसी होते हैं। तो किसी इंडेक्स के साथ इनको इंडेक्स के साथ इसको कपल कर दिया जाएगा और वो इंडेक्स ऊपर नीचे होता रहेगा, तो ये वेरी करता रहेगा। तो इट इज ए काइंड ऑफ आलसी फंड कह सकते हैं हम पैसिव फंड को। एंड इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एंड म्यूचुअल फंड वगैरह है तो उनमें वो एक्टिव मैनेजर्स रहते हैं, वो टाइम टू टाइम मार्केट की कंडीशन को देख के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब केवी कामत कमेटी है, वो किससे रिलेटेड है? केवी कामत रिलेटेड है, वो हाइब्रिड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। केवी कामत कमेटी इज रिलेटेड विद हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती है? ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसे बॉन्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो दो तरह के होते हैं। इसमें दो तरह के से मिक्स करके बनाया जाता है इसको, इक्विटी प्लस बॉन्ड दोनों से मिक्स करके इसको बनाया जाता है। इक्विटी क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं, देन बॉन्ड यानी कि डेप्ट वाला है, उन दोनों को मिक्स से इसको बनाया जाता है, ठीक है। देन पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन पिल स्ट्रेटजी क्या होती है? पॉइजन पिल स्ट्रेटजी इज आल्सो कॉल्ड एज शेयर होल्डर राइट प्लान। इसको शेयर होल्डर राइट्स प्लान भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं किसी की कंपनी के, उनको राइट रहता है कि वो एडिशनल जो शेयर है वो खरीद सकते हैं चीप डिस्काउंट रेट पे। एंड इसके कारण क्या है, वो डिस्काउंट पे खरीदेंगे तो दूसरे जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसके, तो ये उसमें मार्केट में क्या है, शेयर कम हो जाएगा उसी कंपनी का, तो उसके कारण क्या है, उसका दूसरों के लिए वो महंगा हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं पॉइजन पिल स्ट्रेटजी, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रंट रनिंग। तो फ्रंट रनिंग इज क्या होता है? तो फ्रंट रनिंग किसी बंदे को जब पता चल जाए कि अभी कोई बहुत ज्यादा कोई कंपनी है, वो किसी कंपनी का, दूसरी कंपनी का, कोई कंपनी ए कंपनी बी का मान लेते हैं शेयर खरीदना चाहती है मार्केट से, वो बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहती है। तो उससे मेरे को पहले पता चल गया कि ये ऑर्डर आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा कि मार्केट से बहुत सारे ये उस कंपनी ए के शेयर उठा लूंगा। तो शेयर को मैं पहले ही खरीद लूंगा, जिसके कारण क्या है, मार्केट में वो प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसके कारण प्राइस इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में, तो क्या है, इसमें मेरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये अभी सेबी ने बोला है कि ये इलीगल है। फ्रंट रनिंग क्या हो गया? इलीगल है, ठीक है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है। इट इज अ टाइप ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी ने फ्रंट रनिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग का टाइप डिक्लेयर कर दिया गया अभी। एंड तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इट इज परचेजिंग शेयर व्हाइल इन पोजीशन ऑफ यूपीएस लाइफ, ठीक है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इज परचेजिंग द शेयर व्हाइल इन पोजीशन ऑफ, जब किसी के पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, किसी के पास एक कंपनी के ऑपरेशन के रिगार्डिंग है, एक्सपेंशन है, मर्जर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, वो उसी में आती है, ठीक है। तो उससे पहले ही पता होता है कि कंपनी क्या कैसे करने वाली है। एंड तो ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है, उसके आधार पर स्टॉक ऊपर नीचे जाता है, तो उसमें ये इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमर्शियल पेपर, ठीक है। तो कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? कॉमर्शियल पेपर है, ये कंपनीज इशू करती है। एंड ये एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? जो एक साल से कम वाले होते हैं, ठीक है, जिनका मेच्योरिटी पीरियड होता है वो एक साल से कम का होता है। ये अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है, इसमें कोई गारंटी नहीं दी जाती है। इट इज अनसिक्योर्ड। कॉमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म का, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट होता है, जो कि पे करने का बाद में पे किया जाता है, ठीक है। इसको ऑफर किया जाता है डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू, इसको ऑफर किया जाता है डिस्काउंट पे फेस वैल्यू पे, ठीक है। एंड तो डिस्काउंट का जो जितना भी बिग चीज में जितना बचता है उसका फायदा हो जाता है जो इशू जो लेता है उसको। पी नोट क्या होता है? पी नोट इज आल्सो कॉल्ड एज पार्टिसिपेटरी नोट कहते हैं पी नोट को। एंड तो ये क्या होता है? पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है? ये जो कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, वो इशू करता है इनको फॉरेन मार्केट में। इसको कोई भी फॉरेन लोग है, विदेशी लोग है जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इसको इशू कर जाता है विदाउट गोइंग उनको, ताकि लोगों को जो फॉरेनर्स को सेबी के साथ रजिस्टर न करना पड़े, ठीक है। तो ये इशू करेगा, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको इशू करता है फॉरेन इन्वेस्टर को, ठीक है।
एंड फॉरेन इन्वेस्टर को फिर सेबी के साथ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनको ये फायदा क्या होता है कि इसमें इनकी डिटेल है वो सेबी के पास जाएगी नहीं। तो ये क्या है, इसके कारण क्या है, ये अनोनिमस हो जाएगा। तो अनोनिमस हो जाएगा तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड के लिए यूज किया जाता है, लीगल एक्टिविटीज में इसका यूज किया जाता है पी नोट का। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग और इम्पैक्ट बॉन्ड और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के द्वारा किए जाते हैं। इम्पैक्ट बॉन्ड के द्वारा इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की जाती है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें किसी के इम्पैक्ट के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक इम्पैक्ट को डिजायर चेंज को लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये गर्ल्स को इनरोलमेंट को इंक्रीज करना है, जैसे कि पॉवर्टी को रिडक्शन है, ये सारा है। तो इट इज टू जनरेट द स्पेसिफिक इम्पैक्ट को जनरेट करने के लिए इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की जाती है। इट कैन बी एज सोशल और एनवायरमेंटल पर्पज के लिए हो सकती है। एग्जाम्पल इसको देखो तो एजुकेट गर्ल्स डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया गया था राजस्थान में, ठीक है। तो ये गर्ल्स के लिए एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के सेक्टर में ये वर्ल्ड का फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड था, ठीक है। तो टू एजुकेट द गर्ल्स डेवलपमेंट बॉन्ड, एजुकेट गर्ल्स डेवलपमेंट बॉन्ड रिलीज किया गया राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड प्रीमियम। क्या होता है फॉरवर्ड प्रीमियम? तो फॉरवर्ड प्रीमियम है तो फॉरवर्ड क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको फ्यूचर डेट पे बाय करने का, एग्रीड प्राइस पे बाय करने का इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यदि फ्यूचर प्राइस से इज जनरली क्या होता है, फ्यूचर प्राइस ज्यादा होता है दैन दी प्रेजेंट प्राइस। तो उन दोनों के बीच में, प्रेजेंट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। दैन करंट प्राइस को हम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम काफी न्यूज में है। तो न्यू पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो न्यू पेंशन सिस्टम को लाया गया था 2004 में, 2004 में लाया गया था इसको। एंड इसको लाया गया था ओएसिस की रिपोर्ट के आधार पर। ओएसिस क्या था, ओएसिस ओल्ड एज एंड सोशल इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर न्यू पेंशन सिस्टम को इंडिया में लागू किया गया था 2004 में। एंड ओएसिस क्या है, ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट था। एंड इसने ये बोला था कि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम चला आ रहा था वो क्या है, वो ज्यादा उसको अनसस्टेनेबल बन गया था, उसमें गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, तो इसलिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो न्यू पेंशन सिस्टम है, नया पेंशन सिस्टम क्या है, ये कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। तो जैसे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको क्या है, हर महीने अपनी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है इसमें। तो इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होता है, 18 से 18 to 65 वाला ही है, ईयर वाले हैं सिटीजन है, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दैन तो इसमें जो रिस्क है वो है, इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। न्यू पेंशन सिस्टम में जो भी फंड कलेक्टेड होता है उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ठीक है। इसमें टैक्स बेनिफिट भी दिए जाते हैं, ठीक है। एंड ये सिटीजन्स को सबके लिए अवेलेबल है। 18 to 65 ईयर वाले न्यू पेंशन सिस्टम है वो सबके लिए है। देन 60% ऑफ जो पेंशन फंड है वो टैक्स फ्री होता है। इसमें 60% क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, ठीक है। ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या था, ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या था, बेनिफिट बेस्ड था। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होता था उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% उसको दिया जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट स्कीम थी ओल्ड एज, ठीक है। सीधा का सीधा पैसा गवर्नमेंट से आ रहा था, तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% इसमें आता है, ठीक है। देन इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होते, इसमें नो रिस्क है, कोई भी रिस्क नहीं होता है इसमें। देन इश्यू क्या था, इसके कारण क्या है, लास्ट 50% ड्रॉन सैलरी होती है, जिसके कारण क्या है ये काफी ज्यादा इसमें गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन था। इसके कारण क्या है, लायबिलिटी गवर्नमेंट की बहुत बढ़ गई थी एंड अनसस्टेनेबल था, जिसके कारण ये। देन आर्म फोर्सेस ओनली एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अभी सारे के सारे लगभग आर्म फोर्सेस को छोड़ के वो न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर आते हैं। एंड तो आर्म फोर्सेस है वो ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर ही आते हैं अभी तक, ओल्ड पेंशन सिस्टम के लिए, ठीक है। आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है वन पेंशन वन रैंक सिस्टम, वो आपने पढ़ा हुआ। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पफाड़ा क्या है। पफाड़ा क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो मैनेज करती है किसको, इस न्यू पेंशन सिस्टम को कौन मैनेज करता है, न्यू पेंशन सिस्टम है और बाकी भी पेंशन सिस्टम है जैसे अटल पेंशन योजना है, उन सबको मैनेज करती है पफाड़ा, ठीक है। पफाड़ा क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। पफाड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसको 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ओएसिस रिपोर्ट के आधार पे ही इसको बनाया गया था, ओएसिस प्रोजेक्ट के आधार पे इसको पफाड़ा का गठन किया गया था, ठीक है। इसका एक्ट आया था 2013 में, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट 10 साल बाद आता है इसका, ठीक है। स्टैट्यूटरी स्टेटस को बाद में दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है ये पफाड़ा। एंड ये रेगुलेट करती है न्यू पेंशन सिस्टम एंड अदर पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है, जैसे कि अटल पेंशन सिस्टम होगी, ठीक है। इस एंड पफाड़ा में कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है प्लस 6 मेंबर, चेयरमैन प्लस 6 अदर मेंबर होते हैं। एंड इसमें 3 कम से कम फुल टाइम मेंबर होना जरूरी है, 3 कम से कम इसमें क्या है, फुल टाइम मेंबर होना जरूरी है पफाड़ा में। दूसरा है एक और बॉडी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बनाया गया था इसको 1999 में इसको बनाया गया है, मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है ये, ठीक है।
ये फेयर ट्रीटमेंट करना है इसका, जो फेयर ट्रीटमेंट है, कंपटीशन वगैरह को फेयर देखती है ये। देन स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स होते हैं, उनका स्पीडी सेटलमेंट कराना इसका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है इसके अंदर, ग्रीवेंस को रिड्रेसल करना है, यदि कोई किसी को कंपनी क्लेम नहीं दे तो उसमें एडा को अप्रोच किया जा सकता है। एंड ये ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है इसका काम है। देन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है एडा और फडा दोनों ही, एंड सेबी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। देन इसमें 10 मेंबर होते हैं। देन एडा में कितने मेंबर होते हैं? 10 मेंबर होते हैं, 5 जिसमें क्या है, एक है 5 टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। 10 मेंबर होते हैं जिसमें 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है। न्यू इंश्योरेंस रूल, अभी एडा ने कुछ नए इंश्योरेंस रूल रिलीज किए थे, जिसके अनुसार क्या है, कोई भी पॉलिसी बेचने वाला एजेंट होता है वो एक मैक्सिमम कितने हैं 9 कंपनीज का एजेंट बन सकता है। तो कोई भी एजेंट है वो 9 इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन सकता है। और मार्केटिंग कंपनी है वो 9 इंश्योरेंस, वो क्या है 6 इंश्योरेंस कंपनीज की मार्केटिंग कर सकती है। एक जो 6 मार्केटिंग फर्म है वो 6 इंश्योरेंस की मार्केटिंग कर सकती है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, बहुत सारी स्कीम्स में गवर्नमेंट को प्रीमियम देना पड़ता है, तो उसमें पहले 6 महीने था, 6 महीने में उनको यदि गवर्नमेंट पे प्रीमियम पे नहीं करती थी उसको मान लिया जाता था गवर्नमेंट का प्रीमियम ड्यू है। देन अभी इसमें क्या है, इसको 365 डेज कर दिया गया है गवर्नमेंट का प्रीमियम ड्यू को। इट कैन बी आइदर बोथ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूज एंड फाइल प्रोसीजर। क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है? यूज एंड फाइल प्रोसीजर, इसी से रिलेटेड है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है, दे कैन लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट विदाउट द प्रायर अप्रूवल से फर्डा से एडा से अप्रूवल लिए बिना ही क्या है वो नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकती है, उसके बाद में लॉन्च करने के बाद में अप्रूवल ले सकती है, ठीक है। उसको बोलते हैं यूज एंड फाइल प्रोसीजर, ठीक है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है? तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक काइंड ऑफ टेस्टिंग टेक्निक होती है, जिसमें क्या है लाइव टेस्टिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की, रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में इसको किया जाता है। माइक्रो इंश्योरेंस किसके लिए होती है? माइक्रो इंश्योरेंस लोअर इनकम पीपल वालों के लिए होती है, जिनकी कम इनकम होती है, गरीब लोगों के लिए होती है, ठीक है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को मेजर किया जाता है जीडीपी के टर्म में, तो इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ जीडीपी। तो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आता है। तो ये एक साल में के लिए कैलकुलेट किया जाता है, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी। एंड ये इंडिया का कितना है? लगभग 4% है। वर्ल्ड का कितना है? लगभग 6% है। तो वर्ल्ड इज 6%, इंडिया का कितना है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन? 4% है ओनली। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस डेंसिटी को हम मेजर करते हैं पॉपुलेशन के आधार पे, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा। इंश्योरेंस डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा। ये डिफरेंस इनमें पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो जीडीपी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय GDP is insurance penetration, whereas insurance density is in total insurance premium divided by population। तो इसको insurance premium per capita is insurance density होती है, इसको मेजर किया जाता है US डॉलर में, ठीक है। इंश्योरेंस डेंसिटी इज मेजर इन US डॉलर के टर्म में, ठीक। देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन है, इसमें जैसे कि बहुत सारे हर एक कंट्रीज का सिक्योरिटी कमीशन इसके मेंबर होते हैं, तो उनका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। 1983 में बनाया गया था। ये सिक्योरिटी मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए इसका काम है, एंड सेबी भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट इज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को ओपन किया गया है गिफ्ट सिटी गुजरात में। गुजरात गिफ्ट सिटी गांधीनगर में लोकेटेड है, वहां पे इसको ओपन किया गया है। बुलियन मतलब गोल्ड का जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसको कहा जाता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड है, तो ये एक कंपनी है जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस नाम से, देखो डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, इसमें डिपॉजिट किया जाता है क्या शेयर्स वगैरह को इसमें डिपॉजिट किया जाता है डीमटेरियलाइज फॉर्म में, यानी कि इसको डिजिटल फॉर्म में इसमें डिपॉजिट किया जाता है सेंट्रल डिपॉजिटरी इंडिया लिमिटेड में। इसको प्रमोट किसके द्वारा प्रमोट किया गया है? ये इसका संबंध है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक एनएसए की है, एनएसडीएल है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है। ये एनएसडीएल किसकी है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की होगी, एनएसई वाली की होगी। देन कैपिटल मार्केट के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज FIBL। ये क्या है? एक फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये क्या है? फाइनेंशियल बेंचमार्क को बनाती है और उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये एक कंपनी है, ठीक है, जिसको रजिस्टर किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो ये था हमारा इसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला फाइनेंशियल चैप्टर। धन्यवाद।